सनराइज़ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं राजस्थान एलडीसी 2024 की वैकेंसी के बारे में, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की। आज हम उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक वाइज हम सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसमें आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा केमिस्ट्री का सिलेबस। और केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा कि देखो स्लाइड भी दिखाई दे रहा है कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं, रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा आपको कोई भी ऐसे दे दिया जाएगा कि जो मोमबत्ती है उसका जलना कौन सा प्रक्रम है, ये कौन सा परिवर्तन है, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, दूध का जो दही में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है वो कौन सा प्रक्रम है, बर्फ़ का पिघलना कौन सा प्रक्रम है, जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए जिसको हम रिवर्स नहीं चला सकते वो रासायनिक परिवर्तन है, और जिसमें एक नया पदार्थ न बनकर उसे वापस हम उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक प्रक्रम कहलाता है। और उसके अलावा देखो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया अपने रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर दूसरा ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसमें आपको एक रिएक्शन देके पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से वही 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। और आपको ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचय कौन सा है ये भी ध्यान रखना पड़ता है उसके अंदर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो उत्प्रेरक। देखो उत्प्रेरक से आपको कोई सी भी रिएक्शन देके उसमें पूछा जाएगा कि ये उत्प्रेरक कौन सा है। देखो उत्प्रेरक वैसे मुख्यतः अपन जानते हैं, जैसे उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं, और ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के रेट को घटा देते हैं। इसी प्रकार अगर उत्प्रेरक को दूसरी कैटेगरीज में बांटा जाए तो उसमें एक होता है सममांगी उत्प्रेरण, एक होता है सममांगी उत्प्रेरण, जिसमें ये होता है कि क्रियाकारक और जो उत्प्रेरक हैं उनकी अगर जो अवस्था है वो एक ही हो, ये या तो लिक्विड फॉर्म में हो या सारे सॉलिड में हो या फिर सारे गैसेस फॉर्म में हो, वो सममांगी मिश्रण कहलाता है। उसके अलावा अगर दूसरे की बात करें तो विषमांगी उत्प्रेरण। देखो विषमांगी उत्प्रेरण ये क्या होता है, ये होता है कि जो क्रियाकारक है उसकी भौतिक अवस्थाएं अलग हो और जो उत्पाद है उसकी क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, वो विषमांगी उत्प्रेरण। एक होता है सवतः उत्प्रेरण। तीसरे की बात करें सवतः, यानी उसके अंदर उत्प्रेरक कोई सा भी नहीं होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य करे, वो होता है अपने क्या होता है सवतः उत्प्रेरक। और एक लास्ट बच जाता है जैव उत्प्रेरक, जो सजीवों के अंदर जो भी क्रियाएं होती है ना अंदर हार्मोन से रिलेटेड, उनमें जैव उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। जैसे कि प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, इनको जो भी पाचन से संबंधित क्रियाएं होती है ना उनमें कोई सा एंजाइम लिया जाता है, वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। ये हो गए अपने उत्प्रेरक से संबंधित बात। आगे देखो, आगे अपने आ जाती है धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक। तो देखो धातु और अधातु और इनके प्रमुख यौगिक। धातु और अधातु के बारे में आपको पहले तो पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी कि कौन सी धातु है कौन सी अधातु है। फिर यही पूछा जाता है इनमें कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, सुचालक कौन सी है, कुचालक कौन सी है। फिर इनमें एक तो ज़्यादातर अपने को वो भी याद रखना पड़ता है धातुओं के बारे में कि द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है, गैसेस फॉर्म में कौन सी पाई जाती हैं। से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे भी, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो दिशा की किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की जो 2020 बुक आती है उससे MCQ देखें आप, तो उससे काफ़ी हद तक वहीं से RSM SSB बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक। अब देखो सामान्य जीवन में जैसे भी आप जो भी यौगिक काम में लेते हो, क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर फोस्जीन हो गया या फिर एल्कोहल हो गया, मेथेनोइक अम्ल हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी यौगिक है ना, इनके बारे में भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो आगे बात करें अपन, आगे देखो कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। देखो कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में अगर अपन बात करें तो कार्बन से देखो पहले तो आपको ग्रेफाइट पता होनी चाहिए, ग्रेफाइट। दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए आपको कार्बन से संबंधित फुलरीन, फुलरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर तीसरी बात करें अपन फुलरीन के बारे में हीरा, हीरा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तो चारकोल, ये कोयले से संबंधित है। जिनमें भी कार्बन पाया जाता है ना, वो सारे के सारे कंपाउंड्स अपने को देखने ही पड़ते हैं कि इनमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालन करती है, हीरा कठोरतम है, फिर उसमें चतुष्फलकीय पाया जाता है और ग्रेफाइट में षष्ठफलकीय पाई जाती है। परतदार संरचना है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ें अपने को देखनी पड़ती हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से देखो हाइड्रोकार्बन से आपको कार्बन का नामकरण पूछा जा सकता है, पहला ही पहला तो। और फिर हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ रिएक्शंस हैं, उनको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक और एलिफेटिक, इन यौगिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। यहाँ से भी वही 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो अगर अपन बात करें तो कार्बन के अपरूप वही आ गया ऊपर वाली चीज़ें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। देखो CFC और CFC के जो CFC का जो दुष्परिणाम है वो अपने को फ्रियोन का नामकरण से जैसे आपको दे देगा फ्रियोन, फ्रियोन, फ्रियोन 1,1 या 1,2 का नामकरण कीजिए, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो आप CNG की बात करें तो CNG के मुख्य घटक एक क्वेश्चन फिक्स है। CNG क्या है, CNG के बारे में विशेषताएं भी आपको पूछ सकता है। CNG और LPG में कंपेयर करके भी आपको पूछ सकता है कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, कौन सी प्रदूषण कम करती है, कौन सी उच्च ज्वाला के साथ जलती है। फिर देखो इसके बाद है बहुलक, बहुलक बहुत काम की चीज़ है। बहुलक में आपको टेफ्लॉन, कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इनके एकलक वगैरह, इनके अणुसूत्र, इनको यूज़ कहाँ करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक दोनों के कंपाउंड किसके होते हैं, साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता, मिश्रण संरचना से संबंधित और अपमार्जक से भी संबंधित पूछा जा सकता है। फिर इसमें आपको पूछा जा सकता है कि पारदर्शी साबुन कौन सा है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना। आगे बात करें अपन तो देखो यही थे आपका सिलेबस। इससे अगर अपन बात करें तो लगभग ज़्यादा नहीं मानो तो 16 से लेके 18 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखो अगर आप इन टॉपिक्स में मेन चीज़ें पढ़ते हो और 2-3 बार रिवीजन करके जाते हो आराम से, तो ये मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से, तो 16 से 17 क्वेश्चन तो आपके यहीं से सही होके जाएंगे। अगर आप ज़्यादा भी नहीं तो 15+ स्कोर तो इसमें होना ही होना चाहिए। तो बस इस टॉपिक्स पर आप है ना एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाइए, बेस्ट स्कोर होगा। थैंक यू।